सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक बड़े घर की बेटी के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए हम लोग शीर्षक के जो मूलभूत बात है उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लाल बिहारी और आनंदी के बीच जो वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप में दोनों के बीच का जो भेद है वह खुल करके सामने आया और लाल बिहारी जिस प्रकार से अपना प्रमाण प्रस्तुत किया वह किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। वह शांत नहीं अशांत था। वह थोड़ी थोड़ी बातों पर चिढ़ने वाला और उसके पश्चात दूसरों को व्यथित करने वाला बात कहता रहा। आनंदी परेशान भी रही। इसके पश्चात जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। सूखी लकड़ी उसकी प्रकृति है, जैसे ही आग के संसर्ग में वह आएगा बड़ी तीव्र गति से जलने का कार्य करेगा। ठीक उसी प्रकार से क्षुधा से बावला व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति भूखा है और कोई ऐसी बात हो जो उसे पसंद न हो तो स्वाभाविक रूप से वह काफी व्यथित होकर करके अपने बावलेपन का, पागलपन का प्रमाण प्रस्तुत करने लगता है। वह थोड़ी सी बात पर तिनक जाएगा और इस प्रकार से लाल बिहारी और भावज की जो बीच वार्तालाप हुई उसमें उसे लगा कि मेरी भाभी निश्चित रूप से इसमें ढिठाई वाला काम कर रही है, उसे अच्छा नहीं लगा। परिणाम स्वरूप वह क्रोधित हो जाता है, तिनक जाता है, बिफर पड़ता है और आनंदी के माँ के मैके के बारे में चर्चा करते हुए कहता है, लगता है मैके में जैसे नदी घी की बह रही हो। स्वाभाविक है इस प्रकार की जो बात है आनंदी को चुभ जाती है, अच्छा नहीं लगता। स्त्री गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर उससे मैके की निंदा सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी तो नित्य नाई कहाँ रखा जाते हैं। वास्तव में स्त्रियों की यह प्रकृति होती है, उनका यह स्वभाव होता है कि सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी, गाली मार या जो कहिए, जो शारीरिक मानसिक व्यथा से आप व्यथित कीजिए वह सहन करने के लिए तत्पर रहेंगी। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर आप उसके मैके के संदर्भ की चर्चा की और वो भी नकारात्मक भाव से, तब तो वह सहन नहीं कर पाती और वह चिढ़ जाती है। किसी भी प्रकार से उनके भाई का, पिता का या मैके के किसी भी पारिवारिक सदस्य के संदर्भ की चर्चा अगर आप नकारात्मक भाव से करते हैं तो वह कभी भी बर्दाश्त करने के लिए तत्पर नहीं है। हुआ ऐसा ही। आनंदी उसका उत्तर दी और उत्तर भी बड़ा उपयुक्त रहा। उसने कहा, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। यह एक मुहावरा है। अमीर लोग हाथी अपने शान शौकत के लिए बांधते हैं, क्योंकि गरीबों को हाथी बांधने का, उसका खुराक जुटाने का साहस, शक्ति और सामर्थ्य नहीं है।
वह उसके पिता, उसका मैके निश्चित रूप से समर्थवान था। वह उस हाथी जो अमेरिका परिचायक है, परिणाम है, उसने स्पष्ट कहा कि हाथी अगर मरा भी तो सिर्फ 9 लाख का, अर्थात इतना मूल्य के हाथी का मूल्य हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे मैके में कुछ भी नहीं है। इतना घी नित्य रोज नाई कहार या अन्य प्रकार के जो लोग हैं ये खा कर करके डकार जाते हैं, पचा लेते हैं, और तुमको लगता है कि इतना ही मेरे लिए सब कुछ है। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की जो बातें थी पारिवारिक माहौल के लिए कम से कम बिल्कुल उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीव खींच लो। ये तो बात और आगे बढ़ गई। एक देवर अपने भाभी को इस प्रकार के अपशब्द कहे, शायद शोभा नहीं देता। हमारी जो परिवार है उस परिवार की संस्कार और संस्कृति, आदर्श और मर्यादा कम से कम इतना तो नहीं है, इस प्रकार का तो नहीं है। इसमें हम पारिवारिक जो सदस्य हैं एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इज्जत करते हैं। और जहां तक हम लोग के परिवार में बड़ी भाभी का जो महत्व है वह वास्तव में मां के तुल्य है। और वो भी जो संभ्रांत महिला है, वह भी सौम्य है, सुशील है, पढ़ी लिखी है और बड़े घर की है। बड़े घर के अभिप्राय को मैंने पहले क्लास में समझाया था। घर बड़ा होने से परिवार या पारिवारिक जो सदस्य वह बड़ा हो जाए सो बात नहीं है। उसका विचार, उसकी व्यवहार, उसका अन्य प्रकार की जो बातें हैं, अगर वह उत्कृष्ट है तो उसे हम बड़े घर की कह सकते हैं। और यही बात आनंदी के साथ भी थी। लेकिन लाल बिहारी ने जिस प्रकार से थाली पटका और जीभ खींच लेने की बात कही, निश्चित रूप से एक नकारात्मक भाव को पैदा करता है। और इस प्रकार के भाव परिवार के लिए बड़े ही खतरनाक होते हैं। इसकी प्रकृति निश्चित रूप से परिवार के बिल्कुल विपरीत है। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, बोली वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। कौन होते? श्रीकंठ सिंह होते। क्योंकि एक स्त्री का बल अपने पति तक सीमित होता है। उसकी शक्ति, सामर्थ्य, बल, ऐश्वर्य, शान, शौकत, श्रृंगार, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पति पर जाकर के टिक जाता है। स्वाभाविक रूप से इसकी चर्चा उसने की। यह बात से लाल बिहारी और बिफर जाता है। वह अनपढ़ उजड़ लाल बिहारी से न रहा गया, खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फुली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। यह और आज भाभी तक सीमित थी, यह बढ़कर के भाई के उससे स्वाभिमान तक पहुंच गया, जहां पर आदर्श की, परिवार के आदर्श की मर्यादा तार तार पाती है। स्वाभाविक रूप से उसने खड़ाऊ रखी हुई थी, उठाकर उधर फेंकी और वह धमकी दी कि तुम जिसके गुमान पर फुली हुई हो उसको भी हम देखेंगे, उसको भी हम जो उपयुक्त है वह उत्तर देंगे, चाहे जो उत्तर देना पड़े, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, और तुम्हें भी देखूंगा, तुम्हारे भी जो शक्ति, सामर्थ्य और बल है उसके विपरीत जाकर के हम लड़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की बात उसने आनंदी को कहा। अब समझिए, एक इस प्रकार की प्रकृति किसी भी तरह से शोभनीय नहीं कहा जा सकता। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है, आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। वास्तव में स्त्री का जो बल होता है अपने पति पर होता है, जैसा कि मैंने पिछले वाक्य में बताया। वह अपने पति पर ही गर्व करती है, घमंड करती है। आज वह, उनका पति वहां पर नहीं है, इसलिए उसे खून की घूंट पीना पड़ा। क्रोध को किसी तरह से वह नियंत्रित करती है
वह क्रोधित तो बहुत है, लेकिन आज उसके पास वह शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि स्वयं वह लड़ सके। और अंततः स्वाभाविक रूप से वह सोचती है कि अब इसका निराकरण कुछ किस रूप में होगा पता नहीं। और इस प्रकार की जो यथार्थ बात है उसकी वह इंतजार करने का प्रयास करती है, क्योंकि हम जैसा कि आपको बताए वास्तव में स्त्री का जो शक्ति है, सामर्थ्य और बल है, पति तक सीमित होता है। आज पति नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बात इसमें आई है। तो आज इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।